नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ए टीचिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सरफेस डिटेक्शन का जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज नोन एज एन स्कैन लाइन मेथड, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्कैन लाइन मेथड जो है वो स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल का जो कंसेप्ट है उसका ही एक एडवांस वर्जन है, यानी एक्सटेंड करके इसको बनाया गया है जो सरफेस डिटेक्शन के लिए यूज होता है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट तक ही आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से स्कैन लाइन के थ्रू सरफेस को डिटेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, किस तरह से हम एज टेबल बनाते हैं। ये सब चीज़ें होता है आपको पूरा बताया गया है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे स्कैन लाइन जो मेथड है वो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि एन इमेज स्पेस मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग विजिबल सरफेसेस। तो इसका मतलब है कि जो सरफेसेस यानी एक पर्टिकुलर जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं उसमें से ये वन ऑफ द विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि स्कैन लाइन अप्रोच का यूज करते हुए हम इमेज स्पेस यानी ये पर्टिकुलरली एक इमेज स्पेस कैटेगरी का मेथड है जो कि विजिबल सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि कंप्यूट्स एंड कंपेयर डेप्थ वैल्यूज टू क्रिएट एन इमेज वन स्कैन लाइन एट ए टाइम। तो इसका मतलब है जब हम एक स्कैन लाइन यानी एक लाइन को जब हम कंसीडर करते हैं और स्कैन करते हुए लेफ्ट टू राइट हम प्रोसीड करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो होता है मल्टीपल नंबर ऑफ डेप्थ जो भी सरफेसेस होता है उसके डेप्थ वैल्यू पे काम करता है। तो इसका मतलब है कि सरफेसेस कितने डेप्थ में है उस को कंप्यूट करते हुए और उसको कंपेयर करते हुए, यानी कंप्यूट एंड कंपेयर, उसका मतलब है डेप्थ वैल्यू कंप्यूट करते हैं और डेप्थ वैल्यू का कंपेयर करते हैं डिफरेंट सरफेसेस के साथ। यानी जो मल्टीपल सरफेसेस अगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तब हम कंपैरिजंस करते हैं। अदरवाइज जो हम कंप्यूट करते हैं तो कंप्यूट द डेप्थ वैल्यू यानी जेड वैल्यू कंप्यूट करते हैं एंड कंपेयर द जेड वैल्यू इफ द सरफेसेस आर ओवरलैप। तो इसलिए उसके डेप्थ वैल्यू को, इसलिए सेकंड पॉइंट में ये चीज बताया गया है कि कंप्यूट भी किया जाता है और कंपेयर्स भी किया जाता है with respect to any particular lines। ऐसे सभी लाइंस के लिए हम सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं और कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस एल्गोरिथम इज सिमिलर टू पॉलीगॉन स्कैन कन्वर्शन एल्गोरिथम्स, यानी ये एल्गोरिथम जो होता है पॉलीगॉन स्कैन हमने अगर पढ़ा है तो वो एरिया फिलिंग एल्गोरिथम के जैसा ही काम करता है बट डील्स विद इन सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। बट पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम जो होता है वो सिंगल सरफेस के लिए बना होता है, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सरफेसेस होता है। तो यही एक इसका डिफरेंस है कि इट वर्क फॉर ए मल्टीपल नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स एंड द वट एवर द जो मेथड्स आर देयर फॉर पॉलीगॉन एरिया फिलिंग एल्गोरिथम दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड हियर, यानी उसको यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसी को लेके हम प्रोसीड करते हैं, लेकिन मल्टीपल पॉलीगॉन्स पे ये काम करता है। तो इसीलिए ये जो होता है विजिबल सरफेस डिटेक्शन के लिए यूजफुल भी है और काम भी करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो इसमें जैसे हमने अगर पॉलीगॉन एरिया फिलिंग को अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे इससे पहले वीडियो बने हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली पता चलता है कि उसमें एज टेबल हमारा बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी उस एज टेबल के कंसेप्ट को हम अडॉप्ट करते हैं, बट इसमें एडिशनल एक चीज होती है क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स पे काम करता है यानी मल्टीपल सर्फेसेस पे काम करता है, इसलिए एक एडिशनल टेबल की जरूरत होती है जिसका नाम होता है पॉलीगॉन टेबल। तो यानी दो टेबल नेसेसरी है, द एज टेबल एंड पॉलीगॉन टेबल, एंड एज वेल एज थर्ड टेबल का भी यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एज टेबल, जो कि ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसेस वो काम आता है। तो यानी ये दो परमानेंट टेबल है जो कि बनता है। तीसरा जो होता है वेरिएबल साइज के, वेरिएबल साइज मतलब डायनेमिक टेबल है, यानी उसमें जो वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू द स्कैन लाइन उसमें चेंजेस आते हैं। अब कहते हैं एज टेबल कैसे बनता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है एज टेबल और उसके जो हमारे पास फील्ड्स होते हैं वो आपको धीरे धीरे पता, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि क्रिएट एन एज टेबल फॉर ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल एजेस फॉर ऑल पॉलीगॉन प्रोजेक्टेड ऑन द व्यू प्लेन। तो इसका मतलब है जो भी सर्फेसेस बने हुए हैं, जो भी पॉलीगॉन बने हुए हैं, उनमें जो भी एजेस है उन एजेस में से सिर्फ उन्हीं एजेस को कंसिडर किया जाता है जो कि नॉन हॉरिजॉन्टल है, यानी हॉरिजॉन्टल एजेस है तो उसका एज टेबल में कोई एंट्री नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट यही बता रहा है। दूसरा है कि एज टेबल प्रोसेस, एज टेबल प्रोसेस मतलब एज टेबल में अगर हम
एंट्री करते हैं तो उसमें मतलब किस तरह से हम उसमें एंट्री करते हैं, तो एंट्रीज इन द एज टेबल आर शॉर्टेड इनटू द बकेट बेस्ड, यानी ये बकेट शॉर्टिंग के बेस पर इसमें सारे एजेस का एंट्री होता है। तो इसका मतलब है कि कैसे होता है, देखिए बेस्ड ऑन ईच एजेस स्मॉलर वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब है जिस एज को हम कंसीडर करेंगे उसमें जो स्मॉलर वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, हर एक एज के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उस एंड पॉइंट्स को लेते हैं जिसमें कि वाई की वैल्यू कम है। यानी अब जो भी होगा, जो भी स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दोनों एंड पॉइंट में से उस एंड पॉइंट को हम लेंगे यानी जिसकी वाई वैल्यू रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑन ईच एजेस स्मॉलर वाई कोऑर्डिनेट, जो उसका वाई कोऑर्डिनेट जिसका एंड पॉइंट का वाई वैल्यू कम वाला है, स्मॉलर है, उसको लेंगे। एंड विद इन बकेट आर ऑर्डर्ड बाय इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है कि उनको लेंगे और उसके बाद अगर सपोज कर लो वाई वैल्यू लेने के बाद, सपोज कर लो ऐसे दो एजेस है जिसका वाई वैल्यू टाई हो रहा है, यानी दोनों वाई वैल्यू सेम है, उसके बाद हम जो होता है उसके एक्स वैल्यूज के हिसाब से हम उसको फिर शॉर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाने, तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से होता है। तो मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक एज है, उसी तरह से हमने एक दूसरा एज बना दिया, तो ये दो एज हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर कॉमन पॉइंट्स, यानी ये एक पॉइंट है, ठीक। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ए, यानी ये ए हो गया, ये हो गया बी, अगर मैं ये बी पॉइंट दे देता हूं, और ये हो गया सी पॉइंट, यानी ये तीसरा पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि अगर हम y वैल्यू के लोअर वैल्यूज को जाते हैं तो हमारे पास AB में B लोअर वैल्यू है और BC में B लोअर वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में टाई है, यानी y का दोनों वैल्यू हमने लिया है। तो इसका मतलब है AB और BC में शॉर्टेड ऑर्डर में पहले कौन आएगा। तो इस हिसाब से हम सेकेंड वाले कंडीशन को देखेंगे कि x के बेस पर इसका फिर अब शॉर्टिंग होगा, तो जिसमें देखेंगे कि AB में A की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है अदर एंड जो हमारे पास होता है उसको हम एज टेबल में, तो ये चीजें आपको पता भी चलेगा किस तरह से है। तो इस तरह से देख सकते हैं बकेट शॉर्टिंग कैसे हो रहा है। पहले y के बेस पर इसकी शॉर्टिंग होता है, जो लोएस्ट y वैल्यू होता है उसके बेस पर एज का सिलेक्शन होता है। अगर सपोज कर लो दो एज में टाई होता है, जैसे ऐसे केसेस है जिसमें दो एज में टाई हो गया, तो इस केस में जो होता है सबसे उसके बाद y x के बेस पर उसका होता है। तो यानी a पहले आएगा x के बेस पर, a की वैल्यू कम होता है और c की वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है शॉर्टिंग ऑर्डर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास बनेगा दैट इज AB, यानी ये अब x के बेस पर AB बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो BC बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से AB और BC हमारे इस तरह से शॉर्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड केस में, हम चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। चलिए इरेज कर दिया मैं, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आ जाते हैं सेकंड केस में, हम देखते हैं सपोज हमने ये अब पेन ले लेता हूं मैं फिर से। अब सपोज कर लो मैं दूसरा एज बनाता हूं, जैसे मैं ये एक एज बनाया और उसी तरह से मैंने एक दूसरा एज बनाया। देखिए दोनों एज जो होता है उसका लेंथ सेम है, यानी दोनों का जो y वैल्यू है, आप अगर देखेंगे ये y वैल्यू है, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही ये इसमें हमारे पास आएगा। लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि x वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है, पहला वाला लाइन पहले आएगा x वैल्यू के हिसाब से, सेकंड वाला लाइन बाद में आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि y के बेस पर पहले शॉर्ट होगा और उसके बाद x के बेस पर शॉर्ट होगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर ऐसा कोई लाइन बना हुआ है और उसके बाद ऐसा कोई लाइन बना हुआ है, सपोज कर लो, तो इस केस में ये वाला लाइन पहले आएगा और दूसरा वाला लाइन बाद में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास शॉर्टिंग होता है। तो चलिए हम इसको इरेज कर देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं जो एज टेबल के जो फील्ड्स होते हैं, इस तरह से जो हमने देखा कि एज टेबल का प्रोसेस कैसे होता है, तो उस प्रोसेस के बेस पर हमारे पास एज टेबल की कुछ एंट्री होती है। तो क्या एंट्री होती है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड विद द स्मॉलर वाई कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब है जो स्मॉलर वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके बेस पर हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, उस बेस पर हम अगर हम देखते हैं तो उसका जो एक्स वैल्यू है यानी एक्स कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से हम उसकी एंट्री करते हैं, यानी उस एक्स की एंट्री हमारे पास पहले फील्ड में होती है ये। उसके बाद दूसरा जो होता है द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एज अदर एंड से, यानी जो एज का जो दूसरा एंड है, यानी जो हमने स्मॉलर वाई को तो कंसीडर कर लिया, तो उसका जो दूसरा वाला एंड है वो मैक्सिमम वाला होता है, यानी उसको हम लोग वाई मैक्सिमम बोलते हैं। तो जिस एज का हमने मिनिमम
y कोऑर्डिनेट का x वैल्यू स्टोर कर दिया, उसी एज का जो दूसरे एंड का जो y वैल्यू है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। फिर तीसरा जो होता है द x इंक्रीमेंट यानी डेल्टा x यूज्ड इन स्टेपिंग फ्रॉम वन स्कैन लाइन टू अनदर स्कैन लाइन। तो इसमें जो होता है स्कैन लाइन का प्रोसेस कैसे होगा, यानी स्कैन लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो एक का है या एक से ज्यादा का है। जनरली हमारे पास जो स्कैन लाइन का डिफरेंस होता है यानी दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो +1 होता है। तो इसीलिए डेल्टा x जो होता है वही शो करता है कि जो उसमें वैल्यू है यानी m अगर वैल्यू है तो वो m वैल्यू क्या होगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉलीगॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिकेटिंग द पॉलीगॉन टू विच, ये स्विच नहीं है ये विच है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, टू विच द एज बिलोंग्स। तो यानी जिसमें एज बिलोंग कर रहा है यानी जिस पॉलीगॉन के एज के लिए है, यानी ये जो एंट्री x y और डेल्टा x की जो एंट्री हो रही है जिस पॉलीगॉन के एज के लिए हो रही है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हम कर देते हैं और पॉइंटेड टू द सरफेस फैसेट टेबल टू कनेक्ट एज टू द सरफेसेस। तो इसका मतलब है सरफेसेस के इंफॉर्मेशन जो रहता है कि सरफेसेस कितने तरीके से है, यानी उसकी एंट्री होता है सरफेस के फैसेट टेबल से होता है, यानी सरफेसेस का जहां पे इंफॉर्मेशन होता है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब है ये जो एज टेबल है, एज टेबल में उस एज की एंट्री होती है, साथ ही साथ उस वो जो एज है करस्पॉन्डिंग किस सरफेस का है उसकी एंट्री हम आईडी फॉर्म में करते हैं। अब जाते हैं पॉलीगॉन टेबल की एंट्री क्या होती है। तो पॉलीगॉन टेबल के लिए 4 एंट्रीज होती है। सबसे पहला होता है पॉलीगॉन आईडी, यानी ये वही आईडी है जो हमने एज टेबल में किया है, यानी जो हम एज टेबल में यूज करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द प्लेन इक्वेशन, यानी जो हमने प्लेन इक्वेशन बनाया है यानी वो उसका कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी डी जो कांस्टेंट होता है वो वैल्यू क्या होता है। फिर शेडिंग और कलरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पॉलीगॉन्स, यानी उस पॉलिंग का शेडिंग कैसा है, कलरिंग क्या है, कितना ट्रांसपेरेंट है, इसका इन्फॉर्मेशन हम थर्ड फील्ड में रखते हैं। उसके बाद एन इन एंड आउट बुलियन फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट फ्लैग होता है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस काम आता है। तो इनिशिएटेड टू फॉल्स एंड यूज्ड ड्यूरिंग स्कैन लाइन प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि पॉलीगॉन में कंपैरिजन होगा या फिर डायरेक्टली पॉलीगॉन जो होता है सीधा सीधा डिटेक्शन पे आएगा। तो ये चीज हम देखेंगे इन आउट कैसे काम करता है, आगे हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया पॉलीगॉन टेबल की एंट्री। अब आते हैं जो 6 पॉइंट है इसको पहले जान लेना है और इसी को बेस करके मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। टू फैसिलिटेट द सर्च फॉर सरफेस क्रॉसिंग a given scan line, an active list of edge is formed for each scan line as it is processed। तो इसका मतलब है पहले पॉइंट में साफ साफ ये बताया गया है जब हम सीधा सीधा सरफेस को सर्च करते हुए यानी सरफेस को डिटेक्शन में जब डालते हैं, यानी सरफेस का डिटेक्शन जब पर्टिकुलर स्कैन लाइन के होते हुए हम स्टार्ट करते हैं तो पर्टिकुलर जिस स्कैन लाइन को कंसीडर करते हैं यानी जिस लाइन को बेस करके हम आगे बढ़ते हैं तो उस स्कैन लाइन के रिस्पेक्ट में जो एजेस जिस सरफेस का आता है उन एजेस का हम एक टेबल में एंट्री कर लेते हैं। यानी हर एक स्कैन लाइन के लिए ऐसा ही सेट ऑफ एजेस होगा जो कि एक शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जब हम किसी स्कैन लाइन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो एक्टिव लिस्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें हमारे पास एजेस दिया हुआ है कि पहला कौन सा एज पड़ेगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, तीसरा, उसके लिए हम एक एज टेबल या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एज टेबल, तो एक्टिवली वो काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है the active list store only those edges that cross the scan line in order of increasing end। तो इसका मतलब है एक्टिव लिस्ट या एक्टिव एज टेबल में सिर्फ वही स्कैम मतलब वही उन्हीं एजेस को एक शॉर्टेड ऑर्डर में एक्स वैल्यू के शॉर्टेड ऑर्डर में रखते हैं जो कि उस लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी सरफेसेस है सबके एजेस उस लाइन के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इस तरह से हम एक शॉर्टेड ऑर्डर में ले लेते हैं, तो जिससे कि जब हम प्रोसेस करते जाते हैं तो 1 by 1 एक एक एजेस को लेते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे लिए प्रोसेस इजी हो जाता है, यानी शॉर्टिंग फॉर्म में होता है। तीसरा, जब हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं तो तीसरा पॉइंट में ये बता रहा है कि ऑल्सो ए फ्लैग इज सेट फॉर ईच सर्फेसेस। तो हमने ये देखा कि एक्टिव एज टेबल में सारे एजेस प्रोवाइड होते हैं, सारे एजेस होते हैं, सारे उसमें से मल्टीपल सरफेस के एजेस भी उसमें एक शॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो अब उस केस में अब हम सरफेसेस के जो इन एंड आउट फ्लैग होता है उसको भी इनिशिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, हम जब प्रोसेस करते हैं स्कैन लाइन को लेफ्ट टू राइट, हो सकता है कि एक एट ए टाइम एक ही सरफेस से होते हुए स्कैन करें या एट ए टाइम जो होता है वो मल्टीपल सरफेस से होते हुए स्कैन करें। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं कि एक जो फ्लैग होता है इन एंड आउट फ्लैग होता है, तो इन एंड आउट फ्लैग इज सेट for each surface to indicate whether a position along a scan line is either inside or outside। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इनसाइड एंड आउटसाइड को जब हम चेक करते हैं
तो ये क्लियर कट एक ऑपरेशन को प्रोवाइड करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर इनसाइड एंड आउटसाइड अगर सिंगल वे में चलता है, यानी इन हुआ है उसके बाद आउट हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन एक बार इन होने के बाद एक दूसरा भी इन हो गया, यानी इन के ऊपर इन, यानी आउट होने के पहले ही अगर दूसरा इन आ गया, तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि सरफेसेस जो होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यानी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक्स वैल्यू के पोजीशन पे वो ओवरलैप कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होता है, कंपैरिजन जरूरी है इसके लिए। सो अब फोर्थ पॉइंट में ये बता रहा है कि ईच स्कैन लाइन आर प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर पिक्सल पोजीशन। सिंपल सी बात है, हर एक पिक्सल पोजीशन के लिए लेफ्ट टू राइट यानी एक्स वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द सरफेस फ्लैग इज टर्न्ड ऑन यानी ट्रू व्हेन द स्कैन लाइन इंटरसेक्ट लेफ्ट एज, यानी कि जिस सरफेस, यानी अगर किसी सरफेस के पहले एज, यानी जब वो सरफेस के अंदर इंटर करता है तो जिस एज से होते हुए, यानी उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एज, तो जब वो लेफ्ट एज से होते हुए अंदर एंटर करता है तो उस केस में हम जो इन एंड आउट का जो वैल्यू है उसको हम ट्रू कर देते हैं, ये मान के चलते हैं कि वो इन हो गया। अब उसके बाद जैसे ही वो राइट एज से बाहर निकलता है, यानी एक एज से अंदर होगा तो दूसरे एज से डेफिनेटली बाहर होगा, यानी मल्टीपल एज से अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलीगॉन में किसी पर्टिकुलर एक एज से होते हुए उस सरफेस के अंदर इंटर करेगा। तो जैसे ही किसी लेफ्ट एज से होते हुए एंटर करता है, यानी लेफ्ट एज उसको कंसीडर करते हैं, और उस बेस पर जब एंटर होता है तो उसको हम कंसीडर करते हुए उसके वैल्यू को हम ट्रू कर देते हैं, और जैसे ही वो एक एज से होते हुए बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि वो क्रॉस कर दिया, यानी उसका काम खत्म हो गया, उस सरफेस में ट्रैवर्सिंग खत्म हो गया, तो उसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट हमको याद रखना है। सो व्हेन मल्टीपल सरफेसेस surface flags turn on for in scanline position that need to perform depth calculation। बहुत सिंपल सा है कि जैसे सपोज कर लो हम एक में इन हो गए, इन मतलब है कि एक वैल्यू ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद चलते 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 अगर वो फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो एट ए टाइम स्कैन लाइन जब चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो एक ही सरफेस के एज से होते हुए इन हुआ, उसी सरफेस के एज से होते हुए बाहर निकल गया। लेकिन सपोज कर लो किसी सरफेस में हमने इन किया, इन करते हुए चलते चलते यानी वो आउट होने के पहले ही एक दूसरा सरफेस उसके सामने आ गया जिसमें इन हो गया, तो इसका मतलब है कि अब मल्टीपल सरफेसेस में इन हो गए। अगर मान लो एक ही सरफेस में इन होके एक ही सरफेस में आउट होता है, फिर दूसरे सरफेस में इन होके दूसरा आउट होता है, तो केस बहुत सिंपल है, सिंगल सरफेस पे चल रहा है। लेकिन जब हम स्कैन करते हुए जब हम मल्टीपल सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए ये इन एंड आउट फ्लैग का यूज किया जा रहा है। तो जब एक फेस में, जब एक सरफेस में इन एंड आउट ट्रू हो गया, फिर उसके बाद उसके फॉल्स होने के बजाय उसमें फिर से एक और दूसरे सरफेस में इन एंड आउट ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है दो इन एंड आउट ट्रू हो गया, यानी दो सरफेसेस ट्रू हो गए। तो इसका मतलब है कि साफ साफ प्रोसेस में पता चल जाता है कि हम अब दो सरफेसेस को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है क्लियर कट ये जो इन एंड आउट फ्लैग है वो हमको ये इंडिकेट करता है कि हम सिंगल सरफेस में ट्रैवर्स कर रहे हैं या फिर मल्टीपल सरफेसेस में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जब अगर दो फ्लैग, अगर इन जैसे दो इन फ्लैग जो होता है अगर ट्रू हो जाते हैं तो पर्टिकुलर स्कैन लाइन के कंसेप्ट में, तो फिर हम जो होता है अब डेप्थ का कैलकुलेशंस करते हैं और उस डेप्थ के वैल्यूज को कंपेयर करते हुए जिसकी वैल्यू कम होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, और दूसरे जो सरफेस है जो इन हो चुका है उसको अब कंसीडर ना करके उसको हम प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रखना है, पहले शॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, एक्टिव एज लिस्ट बनाना है, एंड इन एंड आउट ऑपरेशन पर्टिकुलर सरफेस के लिए हमको ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे दो इन अगर आपको मिलता है किसी भी सरफेस के इन एंड आउट फ्लैग में, दो अगर ट्रू मिलता है तो फिर आप कंसीडर हो जाता है, मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्लियर हो जाता है कि हम दो सरफेसेस को एक साथ ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो उस केस में हमको कंपैरिजन होता है उसके डेप्थ वैल्यू पे। चलिए एक एग्जांपल है जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हो कैसे रहा है। तो इसमें जैसे चार स्कैन लाइन दिए हुए हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, चार स्कैन लाइन दिए हुए हैं, स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2, 3, 4, मैं सबको समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके पास एज टेबल बनाना, और इसमें हमारे पास दो सरफेसेस है S1 एंड S2। यहाँ पे जो डैश लाइन दिख रहा है ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, तो ये जो डैश लाइन है S2 का, यानी S2 जो होता है S1 के पीछे है, तो यानी ये जो डैश लाइन है ये हाइड सरफेस है, हिडन सरफेस है। तो इसको मैं पहले से ऐसे बता दे रहा हूं, हिडन सरफेस है, तो प्रोसेस में भी उस चीज को होगा कि S1 की वैल्यू कम है, S2 की वैल्यू ज्यादा है, यानी S1 का जो Z वैल्यू है वो कम है, S2 का जो Z वैल्यू है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि S2 जो होता है S1 के पीछे है, तो इसलिए उसको डैश लाइन से बताया गया।
अब आते हैं कि एजेस को शॉर्ट करना। तो मैंने आपको तरीका बताया था, मिनिमम वाई वैल्यू के हिसाब से आपको चलना है। तो सबसे मिनिमम वाई वैल्यू अगर बात करेंगे तो डी है और जी है, दो हमारे पास मिनिमम। अब देख सकते हैं कि अगर मैं आप ये भी बोलेंगे कि दोनों सेम y वैल्यू पे, यानी दोनों का जो y कोऑर्डिनेट से दोनों का सेम है, चलिए मान लेते दोनों का सेम है, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो d के बेस पर हमारे पास और g के बेस पर हमारे पास एजेस बन रहे हैं। तो d के बेस पर दो एज बन रहा है AD और DC, और उसी तरह से g के बेस पर हमारे पास बन रहा है HG और GF। तो इसका मतलब है कि हमारे एक बकेट में जब हमने कंसीडर किया y वैल्यू के हिसाब से, तो उस y वैल्यू के बकेट में चार एजेस आ गए, AD, DC और HG या GH जो भी हो सकते हैं, और FG, ये चार वैल्यूज है। अब इन चार जो एजेस है इनको आप अब शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट किसके हिसाब से करेंगे? Y के हिसाब से। तो ये चारों कंसीडर हो गए, बट अब शॉर्ट करना है तो उसको X वैल्यू के हिसाब से करेंगे। तो जब हम X वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि A जो A है वो पहले पड़ता है, तो इसीलिए AD आपका सबसे पहले लिया गया, देखिए शॉर्टिंग में। उसके बाद C वैल्यू जो होता है उसके अकॉर्डिंग कम होता है। अब C वैल्यू कम होता है क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि D का जो X वैल्यू है वो ऑलरेडी कम है, इसका D का X वैल्यू। तो X वैल्यू के हिसाब से जो ये है, अब मैंने क्या बताया, मिनिमम जो आपके पास X वैल्यू है उसके हिसाब से चलना है, तो ये मिनिमम X वैल्यू के हिसाब से चल रहा है। अब जब वो शॉर्ट हो गया तो उसके X वैल्यू यानी मैक्सिमम, अब X वैल्यू के हिसाब से तो AD हमारे पास पहले आया और फिर उसके बाद DC। तो देखिए AD आप पहले आ रहा है तो DC, तो अकॉर्डिंग टू D वैल्यू D X के हिसाब से पहले पड़ता है। अब आ जाते हैं GH और FG में साफ साफ दिख रहा है कि HG जो या GH जो होता है उसके बाद आएगा और FG उसके बाद आएगा। तो यानी ये सबसे पहले हमारे पास बकेट में आया और इनको हमने बकेट शॉर्टिंग के थ्रू धीरे धीरे X वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट कर दिया। उसी तरह से बाकी जो एजेस बचा हुआ है उसमें आप चलते हैं ये C वैल्यू। अब ये जब हम C वैल्यू पे चलते हैं तो इसके दो वैल्यू आते हैं DC और CB, लेकिन DC ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास BC बचता है। तो देखिए BC उसके बाद आ गया, सीधी सीधी बात, क्योंकि उसमें कुछ नहीं। उसके बाद H वैल्यू आ रहा है, Y के हिसाब से H वैल्यू उसके बाद आ रहा है, तो H के हिसाब से HE जो होता है आपके पास ये आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके आगे बढ़ने से आपको पता चल रहा है A वैल्यू है, A से D का वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास बचता है AB, तो AB उसके बाद हमने ले लिया, और उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ है EF, क्योंकि E की वैल्यू F की वैल्यू जो होता है उसके बाद आते हैं, तो ये मिनिमम हम लेके चल रहे हैं, तो मिनिमम के हिसाब से A के बाद F आ रहा है, तो F और E हमारे पास लास्ट। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि किस तरह से हम शॉर्ट करेंगे, यानी अगर टाई होता है y में तो x के वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करेंगे। उसी तरह से पॉलीगॉन में दो एंट्री होगा, एक सरफेस ABCD, दूसरा सरफेस होता है EFGH, और उसके बाद एक्टिव एज टेबल जो हम बनाएंगे 4 लाइन के लिए यहाँ दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे लाइंस आपके होंगे, 100-200 लाइंस के सरफेसेस में आपके होंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइंस के बारे में बता रहा है, बाकी प्रोसेस तो करने का तरीका आपको हर एक लाइन के लिए जैसे आपको मिल रहा है उसी तरीके का ऑपरेशन हर एक लाइन के लिए होगा, सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस आपको मिलेंगे। तो चार स्पेशल केसेस दिखा रहे जो आपको, तो लाइन स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2, स्कैन लाइन 3 एंड स्कैन लाइन 4 में एक्टिव एज टेबल में देखिए शॉर्टिंग ऑर्डर में दिया है। शॉर्टिंग ऑर्डर में इसलिए रखा गया है क्योंकि जब स्कैन करते हो हम लेफ्ट टू राइट जब हम प्रोसेस करेंगे तो कौन सा एज पहले आएगा, उसके बाद कौन सा एज आएगा, उसके बाद कौन सा एज आएगा, उसको हम इस तरह से अकॉर्डिंग टू शॉर्टिंग x वैल्यू के हिसाब से इस तरह से हम शॉर्ट करके रख देते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एज टेबल यानी एक्टिव एज टेबल में शॉर्टेड वैल्यू ऑफ एजेस उस स्कैन लाइन में पहले कौन पड़ता है उसके हिसाब से उसको शॉर्ट करके, तो ऐसे हम सबके लिए करते हैं। अब आ जाते हैं स्पेशल केस, हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया था इन एंड आउट ऑपरेशन। तो जैसे ही वो स्कैन लाइन 1 पे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसको यहाँ पे ये एज मिला, तो पहला एज कौन से मिला अकॉर्डिंग टू द टेबल, आपके पास AB पहला एज है। तो जब वो AB से अंदर हुआ तो इंटरसेक्शन हुआ, तो इसका मतलब है कि वो सरफेस S1 के अंदर चले गया, यानी इन, तो यानी इन एंड आउट फ्लैग जो होता है वो ट्रू हो जाएगा। चलिए ट्रू हो गया। अब उस तरह से जो ट्रू हो गया तो इसका मतलब है अब ट्रू होने के बाद उस सरफेस में जो भी उसको पिक्सल पोजीशन मिलेगा उसको वो विजिबल मानेगा, और विजिबल मानते हुए उसको डिटेक्ट करेगा, और फिर जैसे ही वो एज से होते हुए बाहर निकलता, देखिए BC इज द नेक्स्ट एज, तो उससे होते हुए बाहर निकला, तो जैसे ही वो उससे होते हुए बाहर निकला तो उसको पता चल गया कि सरफेस S1 से ही वो बाहर निकला, तो इसका मतलब है जिसको उसने ट्रू करके रखा था अब उस सरफेस में जो इन एंड आउट वैल्यू है
उस सरफेस का, वो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है फॉल्स हो गया। अब वो जब आगे प्रोसेस करता है स्कैन लाइन 1, तो फिर नेक्स्ट उसको एज मिलता है HE, यानी वो सरफेस S2 का एज है, यानी S1 का एज नहीं है। S1 का प्रोसेस खत्म होने के बाद S2 का एज चालू हुआ। तो जैसे ही उसको इंटरसेक्ट करता है तो फिर से उसका इन एंड आउट जो फ्लैग है वो ट्रू हो जाता है। अब जब तक वो ट्रू रहता है, यानी कब तक ट्रू रहेगा, जब तक वो आउट नहीं हो जाता। तो जब तक वो ट्रू रह रहा है, यानी जब तक वो आउट नहीं हो जाता है, तब तक वो ट्रू होता है और उस पर्टिकुलर पोजीशन को वो विजिबल मान के उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये हो गया। अब आते हैं स्कैन लाइन 2 में। एक स्पेशल केस है जो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। जब वो स्कैन लाइन 2 में प्रोसीड करता है तो सबसे पहले उसका जो एज मिलता है वो AD है। तो AD जो होता है वो सरफेस S1 का एज है। तो इस हिसाब से पता चल जाता है कि S1 के अंदर वो एंटर किया है। तो जब वो एंटर किया तो इसका मतलब है S1 का जो इन एंड आउट फ्लैग है उसने उसको ट्रू कर दिया। तो यानी सरफेस S1 का जो फ्लैग है वो ट्रू हो गया। अब चलते चलते जब उसने आगे बढ़ा तो देखा उसमें HE आ रहा। अब HE जो होता है वो S1 का ना होके S2 का हो गया। तो इसका मतलब है S1 का जो फ्लैग है ट्रू हो चुका था, अब S2 का भी फ्लैग ट्रू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सरफेस का जो फ्लैग है वो ट्रू हो गया। जबकि कायदे से अगर S1 का फ्लैग फॉल्स होता, उसके बाद S2 का ट्रू होता, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम यहां ये आ रहा है कि एक साथ दो जो सरफेस का जो फ्लैग वैल्यू है वो ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो उस केस में अब S1 और S2 के बीच में कंपैरिजंस होगा। कंपैरिजंस किसका होगा? जो डेप्थ वैल्यू ऑफ सरफेस, यानी सरफेस का जो जेड वैल्यू है उसके बेस कंपैरिजंस होगा। जिसका जेड वैल्यू कम होगा उस हिसाब से उसको वो कंसीडर कर ले। तो यहां मैंने आपको पहले ही बताया था S1 का जो जेड वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि S1 का जो सरफेस है वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसको ये करेगा। तो मैं आपको डिटेक्ट करके बता देता हूं रेड कलर से। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां तक के एरिया में दो सरफेसेस आपस में कंपेयर हो रहे हैं, बट S1 इज गोइंग टू बी कंसीडर। यहां S1 का जो सरफेस कलर है उसको कंसीडर करते हुए चलता है। और उसके बाद देखते हैं कि यहां इंटरसेक्शन पॉइंट में S1 क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है S1 का जो फ्लैग वैल्यू है फॉल्स हो गया। अब उसके पास सिर्फ बचा है S2 का फ्लैग वैल्यू। तो जब उसके पास S2 का फ्लैग वैल्यू बचा है तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक S2 सरफेस का जो कलर है वो कंसीडर होता है। तो इसका मतलब है जब शुरू करता है तो यहां से शुरू करता है, यहां से यहां तक S1 की वैल्यू, क्योंकि S1 की जो फ्लैग वैल्यू है ट्रू होता है। लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे S1 और S2 का वैल्यू जो होता है, फ्लैग वैल्यू है, वो ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब दो फ्लैग वैल्यू जो होता है ट्रू होने से हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के बीच में आप कंपैरिजंस करना है। तो कंपैरिजंस में S1 जो होता है वो मिनिमम होने की वजह से उसको कंसीडर करते हैं। तो जो पर्टिकुलर जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, जो आपको सर्कल, क्लोज्ड सर्कल में बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में S1 को कंसीडर करेंगे, फिर S2 इज गोइंग टू बी कंसीडर। तो इसका मतलब है जब सरफेस का जो इन एंड आउट फ्लैग है वो ट्रू होता है, उस केस में उस सरफेस के कलर्स को हम विजिबल डिटेक्ट करते हैं। अगर मान लो मल्टीपल ट्रू हो जाता है तो फिर कंपैरिजंस के बेस पर डिटेक्ट करते हैं। उसी तरह से S3 भी आप ऐसे कर सकते हैं। S4 के जैसे लाइन S3 बोल रहा हूं, लाइन नंबर 3 के लिए भी आप कर सकते हैं। स्कैन लाइन नंबर 4 के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जब आप यहां से बढ़ना चालू करते हैं तो यहां पे इन होता है। इन होने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक क्रॉस पॉइंट है। तो क्रॉस पॉइंट यानी ये दोनों का क्रॉस पॉइंट है। एक तरीके से एक खत्म हो रहा है, यानी S1 सरफेस का जो होता है फ्लैग वैल्यू फॉल्स हो जा रहा है और साथ में S2 का जो होता है स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एट ए टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट में हो सकता है कि दोनों वैल्यू आपका ट्रू है, उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में इसमें सरफेस S1 का जो इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट में S1 का जो वैल्यू होता है वो कंसीडर होगा और उसके बाद से चालू हो जाएगा S2 का जो सरफेस है वो चालू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन अगर आपको होता है या फिर ओवरलैप वाला केस आता है तो हम उसको, तो ओवरलैप कैसे पता चलेगा? सरफेस के इन एंड आउट वैल्यू से पता चलेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है काम करता है और आपको ये मिलता है। अब आ जाते हैं कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, देख लेते हैं। बहुत सिंपल वे में है। द स्कैन लाइन मेथड रन्स इनटू ट्रबल व्हेन सरफेस कट ईच अदर और अदरवाइज साइक्लिक ओवरलैप्स। अगर इस तरह से ओवरलैप होता है तो इस पे काम नहीं करता है। इस तरह से वर्टिकली एक दूसरे को अगर सरफेस काटता है उसके लिए ये काम नहीं होता। यानी ये जो स्कैन लाइन सरफेस डिटेक्शन मेथड है ये सक्सेसफुली उन सरफेसेस के लिए काम करता है जो यहां दिखाए गए सरफेस को फॉलो नहीं करता। यानी यहां के सरफेसेस में अगर आपको स्कैन लाइन अप्लाई करने जाएंगे
तो ये काम नहीं करेगा, इसमें एक प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इसको आपने देखा लास्ट तक किस तरह से ये काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और क्लियरली समझ में आ गया कि स्कैनलाइन में जो एज टेबल होता है, एक्टिव एज टेबल होता है, पॉलीगॉन टेबल्स होता है, एज वेल एज इन एंड आउट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू का कैसे इस्तेमाल, अगर अच्छे से समझ में आएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया और मैं इसके बेस पर जो होता है आगे के वीडियोस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। और अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।